पोस्ट सादा नीरा का क्वेश्चन आंसर इस वीडियोस में आपको मिलने वाला है। डिटेल में मिलेगा, अच्छे से सुनना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे, ध्यान से सुनना है आपको, सारी चीज़ें याद हो जाएगी यार, ठीक ना। पहला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है। तो जो बाढ़ आ रही थी ना, उसका कारण आपको बताना है। प्रचंड रूप से बाढ़ आ रही थी, बहुत तेज बाढ़ आ रही थी, तो उसका कारण बताना है, ठीक है। चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावना समतल हो गया, यानी कि जो जंगल था ना वो समतल हो गया, यानी कि खत्म होने लगा धीरे धीरे और बराबर हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वह बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा, क्योंकि जब पानी आने लगा तो पेड़ पौधा थे नहीं कि जड़ों से अपना रोकता, तो इसलिए वो जो बाढ़ था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक। अगला सवाल है 2 नंबर का, इतिहास का कमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है, आपको बताना है ना, मतलब कमियां प्रक्रिया का आशय बताना है, ठीक ना। ध्यान से सुनना। लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नैन्य चलुप्त निपृति विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए। नान्य सेन ने यहाँ कर्नाटक वंश का नींव डाला। अंग्रेज ठेकेदारों, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। उसी समय वहाँ के जंगल की भी क्षति हुई थी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा वेरी शॉर्ट में, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जैसे जैसे चीज़ें करा रहा हूँ ना लाइन बाय लाइन, वैसे वैसे सारी चीज़ें आप करो यार, यहाँ से जुड़ो, ठीक ना। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ ला गए थे। यानी ओरावा भाषा में कहेंगे तो धांगड़ शब्द का मतलब होता है एक मजदूर, जो कि दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार से इन लोगों को ले आया गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक ना, यानी कि काम कराने के लिए। एंड अगला सवाल है 4 नंबर का, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो थारियों की कला, कला यानी कि जिसे आर्ट ऑफ होता है ना, मतलब कुछ भी कला होता है इंसान में, तो उस चीज़ के बारे में बताना है। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सींग की टोकरी यानी पात्र बनाते थे, है ना, यानी कि सींग की टोकरी बनाते थे। टोकरी आपके घर में यूज होता होगा, सीक वाला, वो बनाते थे। उनके पास वो कला था एक अलग लेवल का बनाने वाला। झोपड़ी में प्रकाश के लिए दीपक थे, उनमें भी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। इस सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधु का अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में सबसे अनोखा क्या था, नववधु का जो कर्तव्य था ना, अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। देखना, यहाँ ध्यान से सुनना। एक ऐसी स्त्री लोगों के पास कला होती थी कि हर दोपहर को अपने शौहर के लिए, पति के लिए खाना लेकर जाती थी। वधु यह काम जब पहली बार करती है तो, यानी कि जब पहली बार वो काम करती है तो माथे पर ऊपर पीढ़ा पर रखे सीख से बने टोकरी में खाना लेकर जाती है। यानी पहले सर पे एक पेढ़ा रखती है, फिर पेढ़े पर सीख का टोकरी रखती है और उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यानी बेचारी एकदम आराम आराम से चल के खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये जो दृश्य है ना, देखने लायक होता है भाई, है ना। अगला सवाल है 5 नंबर का, अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। जो अंग्रेज निहले थे वो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाया जाता था। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किए। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। अगर मान लो आपके घर में 20 कट्ठा खेत है, यानी 1 बीघा कहा जाता है, 1 बीघा खेत है, तो इसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होगी। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता तो साहब यहाँ नजराना भेजना पड़ता, अंग्रेज के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। ठीक है, सोचो किस लेवल का भाई गुलामी था पहले, किस तरह से अंग्रेज कब्जा करके बैठे थे। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए भी पैसे किसानों से वसूले जाते थे।
ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेज किसानों पर। अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे किसान पर, खेती भी करवाना हो गया, बीमार पड़ते थे पैसा ठगना हो गया, नजराना शादी ब्याह हो तो पहुंचाओ, ये सारी चीज़ें भाई थी। ठीक ना। अगला, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली थी? तो गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्यों? अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार के क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेज के साथ वह बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर एक क्रांतिकारी विचार एवं बगावत सभी जगह पर फैल जाता तो अंग्रेज को बहुत भारी नुकसान हो जाता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि आदमी इधर उधर जाने लगता, पुल बन जाता तो बातें फैलने लगती, तो इसीलिए। अगला सवाल है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था? गांधी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। यानी गांधी जी कहते हैं कि अगर इन सब से लड़ना है तो हमारे पास शिक्षा होना चाहिए। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव चुने थे। कौन कौन? बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। इन तीनों जगह पे आश्रम विद्यालय की स्थापना कर दी। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दे दिया गया। यानी गुजरात से, महाराष्ट्र से जो लोग आए थे तो उन लोगों को सौंप दिया गया कि इसे चलाइए आप लोग। विदेश से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए, यानी जो विदेश से पढ़ के आए थे उन सब को वहाँ रखा गया था पढ़ाने के लिए, ताकि सुचालन अच्छे से हो, यानी कि वो लोग अच्छे से शिक्षा दे पाएँ इधर के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को। ठीक ना। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम तरीका हो, तो अक्षरदान, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति एक साधन मात्र है। यानी इंसान में अक्षर दान करना हो, अक्षर का ज्ञान हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो वो छोटे बच्चों के चरित्र और वृद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। ये कहते हैं कि अगर इंसान में शिक्षा ना रहेगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, इंसान बौना रहेगा मन से भी, यानी कि बड़ा सोच नहीं पाएगा उस तरह से। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी यह विचार था कि जो स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। तो ये बातें गांधी जी के थे कि अगर शिक्षा रहेगा तो ये सारा इस्तेमाल वो लोग करेंगे, शिक्षा का इस्तेमाल हर जगह करेंगे, खेती करने में भी करेंगे, है ना, डिसीजन लेने में भी करेंगे। तो उस तरह से। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। गांधी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। यानी कि उनमें डर उर नहीं था, एकदम मस्ती से माना करते थे, एकदम जीत के साथ। जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था, बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था पुंडलिक जी को। गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे, साथ ही साथ ग्रामीण वासियों के दिल में अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करे। यानी गांव में जो भी लोग थे, अंग्रेज के प्रति जो भी डर था उन लोगों के मन में, वो सब डर को वो निकाल दे। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में किन 2 सिखों का उल्लेख लेखन ने किया है? तो 2 को आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, देखो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं साफा बोलता हूँ ना कि मैं आपको बुर्बक नहीं बनाने वाला, ये रियल चैनल है, रियल कंटेंट मिलेगा। लेखक ने, अरे यार क्वेश्चंस पहले देख लो ना, 10 नंबर का सवाल है। गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन के किन 2 सिखों का उल्लेख लेखन ने किया है? तो अच्छे से इसका आंसर देख लो। ठीक है, गांधी जी चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख हैं, निर्भीकता और ईमानदारी। ये 2 सीख उन्होंने दी थी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी थी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ईमानदारी। यह थी कि वह सत्यता को तोलता, अर्थात वह आंदोलन के समय किस भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले इसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल करते थे। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास आया, कोई भी सूचना आया, कोई भी खबर आया तो पहले जांच पड़ताल करते थे, उसके बाद कुछ लिखते थे या बोलते थे। सोचो, आपको कुछ चीज़ पता चलता है, आप लोग तुरंत एक्शन ले लेते हो, कमेंट करने लगते हो। ऐसा नहीं करना है भाई, देख लो, सोच समझ के करना है। अर्थ स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन है। वसुंधरा भोगी मानो और धर्म मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि जो धर्म को मानता है, जो भोगी मानो है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना।
प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधनरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुसरण करने वाला भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वह उसी का नष्ट कर देता है। ये कह रहे हैं कि इंसान को जिस चीज़ से प्लेजर मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसी को वो नष्ट कर देता है ना इंसान। देख लो यार, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्म द मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए वो बताते हैं कि वो एक ही पहलू के दो हैं। एंड अगला ख नंबर का सवाल है, कैसी है यह चंपारण की भूमि? मानव विस्तृमिति अपनी बड़ी से बड़ी निधियों का सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो आंसर सुन लो ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधनरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि महान है। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधनरा से लिया गया है। यहाँ अनेक बाहरी आए हैं और कई आक्रमणकारी भी आए हैं। उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाया है या अगर बस गए। इंसान दो तरह से आए हैं भारत में, कोई क्षति पहुंचाने के लिए आया, कोई बसने के लिए आया। किंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता जो इतने अत्याचार होते हुए भी सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। हमारे धरती में ऐसी भाई एक शक्ति है, ठीक है। तो 13 नंबर का सवाल है, देख लो। लेखक ने पाठ में विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। कहाँ कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बसे हैं लोग? ध्यान से सुन लो क्वेश्चन का आंसर। लेखक ने बताया है कि विजय यात्रा पर आए ज्ञानदेव, चालुक्य, निपृति, विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए। यानी कि लोग आए तो थे लेकिन यहीं बस गए। ज्ञानदेव यहाँ कर्नाट वंश स्थापित किए। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्व बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। अंग्रेजों का मकसद नील की खेती से मुनाफा कमाना और एक किसानों से खेती जबरदस्ती करवाते थे। खेती करने के लिए धांगड़ और थारुओं को भी बुलाया गया था। सोच लो, खेती करने के लिए धांगड़ को भी और थारुओं को भी, यानी कि जो मजदूर थे भाड़े के, उन सबको बुलाया गया था। तुम्हारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। मैं बोलता हूँ ना, सारी चीज़ें डिटेल में देता हूँ। द बेस्ट चैनल तुम्हारे लिए हो सकता है, तो इसलिए बोलता हूँ कि आप से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, सब चीज़ लाइन बाय लाइन मिलेगी।